हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग एक ऐसे पार्ट पर आ गए हैं जो आप लोगों के लिए अब होने वाला है बहुत ज़्यादा इजी। अगले 2 या 3 वीडियोस में इसके ऊपर बनाऊंगा विद न्यूमेरिकल्स, जो आप लोगों को अब आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आप कोरिलेट कर पाओगे कि जो पिछले मैंने वीडियो बनाया था थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोकेमिकल इक्वेशन, वो आप लोगों को बेसिक बताया था, वो आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके पहले वाला जो वीडियो आप देखोगे न्यूमेरिकल के पहले वाला, तब मैंने आपको पढ़ाया था बॉम्ब कैलोरीमीटर, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। उसके बाद एक वीडियो न्यूमेरिकल और उसके बाद एक वीडियो आपको मैंने सिखाया था यही थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है। अब आप लोगों को सारा बेसिक क्लियर हो गया है। अब हम अगले 2 या 3 वीडियोस में जो जो चीजें पढ़ेंगे वो सब आपको लगेगा कि सर ये पढ़ा चुके हैं यार, ये तो मुझे आता है क्योंकि इसकी तो बात हो चुकी है। ठीक है, तो अब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आप लोगों को अलग अलग टाइप की इंथैल्पीज के नाम मिलेंगे। तो अब हो सकता है कि मैं जो पढ़ाऊं वो एनसीईआरटी में बाद में हो और मैंने पहले पढ़ा दी हो, मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में जितनी है उससे ज्यादा चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी, ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो और सिर्फ मेरे वीडियो से नोट्स बना लेते हो, काफी है। ठीक है, चलिए सुपर्ब। तो आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बता दिया है, अब आपको एनसीईआरटी यहां से वापस कोरिलेट करने को मिल जाएगी। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी, ENTHALPY, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, या इसे दूसरी भाषा में बोला जाता है हीट ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और वी कैन से हीट ऑफ रिएक्शन। अब गाइस एक बात समझना, जैसे मान लो आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, जैसे आपने बोला लेट्स से कि मेरे पास में हाइड्रोजन की रिएक्शन मैं क्लोरीन के साथ कर रहा हूं ताकि मुझे HCl मिले। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखो कि स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से मैं इसे 1 मोल हाइड्रोजन बोलूंगा, मैं इसे 1 मोल क्लोरीन बोलूंगा ताकि मुझे 2 मोल्स ऑफ HCl मिल सके। भाई मैं ये बोल सकता हूं, या मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि जब मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन को, एक क्लोरीन का मास 35.5, तो Cl2 का मास 71 ग्राम्स ऑफ HCl के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूंगा। जब मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन 71 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूंगा तब मुझे 73 ग्राम्स HCl मिलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ इस केमिकल रिएक्शन में जब पूरी तरीके से व्हेन कंप्लीट हाइड्रोजन reacts with Cl2, that is none of them is remaining। आप समझ गए, पूरी तरीके से चीज कंज्यूम हो जानी चाहिए, मतलब ना तो जरा सा भी क्लोरीन बचना चाहिए, ना तो जरा सा भी हाइड्रोजन बचना चाहिए, यानी पूरा पूरा 2 ग्राम हाइड्रोजन पूरा पूरा 71 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाना चाहिए। इसीलिए स्टोइशियोमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिएक्शन की बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट, याद है? तब लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर क्या होता था कि एक कंपाउंड या एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम होता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर हाइड्रोजन की बात करें तो आपको सबको दिख रहा है कि भैया 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, मतलब चाहिए।
71 ग्राम क्लोरीन चाहिए, मतलब चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी इनकी गिवन क्वांटिटी से कम हो गया, जैसे मान लो क्लोरीन 65 ग्राम ही रहा और चाहिए कितना 71, तो 65 ग्राम होने की वजह से वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो केमिकल रिएक्शन कब रुक जाएगी? जब 65 ग्राम क्लोरीन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 71 ग्राम क्लोरीन मात्र 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। तो आप इसका मतलब ये लगाओ कि 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 71 ग्राम क्लोरीन पक्का चाहिए। लेकिन अगर इससे कम होगा तो रिएक्शन वक्त के पहले रुक जाएगी। तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ इतना सा कहना होता है कि पहले आपकी रिएक्शन पूर्ण, कंप्लीट, 100% सही तरीके से बैलेंस्ड हो, प्रॉपरली आपके पास में मोल्स हो और उनका मोलर मास या मैं कहूं उनका गिवन क्वांटिटी हो। उसके बाद आप ये चीज बोलेंगे कि जब 2 ग्राम हाइड्रोजन 71 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट कर जाता है, यानी रिएक्शन पूरी तरीके से, रिएक्शन में रिएक्टेंट पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाते हैं, है ना, दैट नन ऑफ देम इज रिमेनिंग टू फॉर्म HCl, टू फॉर्म HCl, यानी पूरी तरीके से रिएक्टेंट कंज्यूम हो गए और पूरी तरीके से प्रोडक्ट बन गया। यानी अब आपके पास में इस कंडीशन में जब आपने इनिशियली केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट की थी तो रिएक्टेंट आपके पास में 100% थे और प्रोडक्ट आपके पास में 0% था। ठीक है, जब आपने रिएक्शन शुरू करी तो जब रिएक्शन हुई तो हम क्या बात कर रहे हैं? कंप्लीट रिएक्शन की। तो जब रिएक्शन फाइनल पॉइंट पर पहुंचेगी तब मेरा यह कहना है कि रिएक्टेंट हो जाने चाहिए 0% और प्रोडक्ट बन जाना चाहिए आपका 100%। क्या बात समझ में आ रही है? सो दैट पूरा रिएक्टेंट क्या बना ले? आपका प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? सो द हीट इवॉल्व्ड या तो अब्सॉर्ब, सो द हीट इवॉल्व और अब्सॉर्ब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, और वी कैन से ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस। ये जो पूरी प्रोसेस कंप्लीटली की गई इस दौरान, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान, 100% रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट बनाने के दौरान जो हीट इवॉल्व हुई या जो हीट अब्सॉर्ब हुई इस कंप्लीट प्रोसेस के दौरान इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या आप इसको हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई परेशानी किसी भी तरीके की? आई गेस ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो अब इंथैल्पी चेंज कैसे पता चलेगी, हम लोग उसकी तरफ भी चलेंगे। लेकिन जरा पहले स्टेटमेंट ध्यान से देख लो, जरा स्टेटमेंट आप पहले ध्यान से देख लो कि क्या आपको ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला कि जो भी केमिकल रिएक्शन करो प्यारे बच्चों, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जानी चाहिए, या तो वो इक्विलिब्रियम में आ जानी चाहिए। जैसा भी हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जो इनिशियली होगी रिएक्शन की एनर्जी वो रिएक्टेंट की होगी और बाद में जो एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट की होगी। तो हमको इन दोनों के बीच में जब हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो इंथैल्पी चेंज हमें पता चल जाएगा कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई या कितनी हीट रिलीज हुई। पर पहले जरा इतना देख लो 1 मिनट के लिए, ठीक है। चलिए, तो स्टेटमेंट लिखने के बाद अब मैं आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करके बताता हूं। अब देखो ये रिएक्शन आपको कैसी दिखेगी। ये रिएक्शन आपको या तो ऐसी लिखी हुई दिखेगी, ये रिएक्शन आपको ऐसी लिखी हुई दिखेगी। तो अब इससे आप क्या मतलब निकालोगे? इससे आप ये मतलब निकालोगे दैट व्हेन 2 grams of hydrogen reacts completely, when 2 grams of hydrogen reacts completely with 71 gram of chlorine to form 73 grams of HCl, then 44 kilocal
ऑफ हीट इज लॉस्ट इन सराउंडिंग। क्या बोला मैंने, जरा मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, ये पिछले वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूं। इस रिएक्शन से देखकर क्या पता चल रहा है, जब 2 ग्राम हाइड्रोजन 71 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और 73 ग्राम HCl बनाएगा, तब इतने अमाउंट में एनर्जी लॉस हो जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। याद कीजिए पिछले वीडियो में मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखाया था। इसका मतलब यह है कि आपके H2 और Cl2 की एनर्जी जो भी होगी वो HCl से ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी। इसीलिए LHS और RHS को बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पर 44 किलो कैल की एनर्जी और जोड़ दी, ताकि इन दोनों की एनर्जी का सम और इन दोनों की एनर्जी का सम बराबर हो सके। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो इसकी एनर्जी इससे कम हो गई। तो दैट मींस जो आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, यानी कि जो आप डेल्टा H निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से, ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा, तो आपको डेल्टा H का वैल्यू कैसा मिलेगा, नेगेटिव। और जब कभी भी आपको डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव मिलता है, आप सब जानते हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब होता है लॉस इनटू द एटमॉस्फेयर। समझ में आ गई बात आपको। तो या तो आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, या तो आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, H2 प्लस Cl2 से बनेगा 2HCl, देन आप कॉमा लगाकर डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 44 किलो कैल लिखेंगे। दोनों में से कोई भी एक तरीका आप यहां पर यूज कर सकते हैं। यहां पर प्लस साइन क्यों आया, समझ गए ना, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी का सम, मान लो, इमेजिन करना इन दोनों की एनर्जी का सम 144 है किलो कैल और HCl की एनर्जी का सम 100 किलो कैल है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, -44 किलो कैल हो गया। तो अब एक बात बताओ, जब इन दोनों की एनर्जी का सम 144 किलो कैल है और इसकी एनर्जी का सम 100 किलो कैल है, तो रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आपको बताना पड़ेगा ना कि भैया इतनी एनर्जी का लॉस हो गया है, लेकिन लॉस होने के बावजूद रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए LHS और RHS को बराबर रखने के लिए मैंने यहां पर प्लस लगा दिया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये रिएक्शन में से ये एनर्जी अंदर होगी, भाई ये एक्स्ट्रा बच गई, जितनी रिएक्टेंट के पास थी उतनी प्रोडक्ट को जरूरत नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा हमेशा लॉस हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी होगी। वैसे ये सब थ्योरेटिकल डेटा रहता है, ये आपको मिल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी आती कैसे है। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन नाम की गैस क्लोरीन नाम की गैस के साथ कंबाइन हुई ताकि HCl नाम की गैस बन सके। तो यहां पर फॉर्मेशन हुआ, यहां पर 2 एलिमेंट मिलकर एक नया कंपाउंड बनाए। तो इसकी ये जो इंथैल्पी है, इसका नाम बदल के हो सकता है कि इसको बोला जाए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास में कार्बन नाम का डायमंड है, भाई डायमंड पूरी तरीके से कार्बन से बना होता है। तो अगर मैं कार्बन को इतनी एनर्जी दूं, उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूं कि वो डायमंड बिखर के क्या बन जाए, कार्बन, मतलब मैंने एक कार्बन के टाइप को दूसरे कार्बन के टाइप में बदल दिया, मतलब मैंने डायमंड को कार्बन के पाउडर में बदल दिया। तो यहां पर मैंने क्या करा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने ट्रांजिशन कर दिया एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में। या मान लीजिए मेरे पास में वाटर है, लिक्विड वाटर, मैंने उसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने उसका वेपोराइजेशन कर दिया। तो वहां पर इस इंथैल्पी का नाम हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, आगे चल के अलग अलग टाइप की
इंथैल्पीज के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम सब में सेम रहेगा, सिस्टम सब में सेम रहेगा, बस नाम बदल जाएगा। आपको रिएक्शन देख के पता करना है कि यहां पर कौन सी चीज लग रही है, और उसके बाद आपको आ जाएगा मजा। समझ में आ रही है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा प्यारा गुल 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 गुलगुलो। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? चलिए। अरे भगवान उठा ले रे देवा, रे देवा, रे देवा। चमाइला, थर्मोडायनेमिक्स इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है कि क्या बताऊं कितना बड़ा चैप्टर है। कभी कभी तो मुझे लगता है साला यही भगवान है, अपुन तो सब कीड़े मकोड़े हैं। हा। चलो गाइस, मृत्युंजय पंड्या वाला जो मेरा चैनल है ना, उस पर मैंने अभी कल एक लाइव स्ट्रीम करके एक एग्जाम के बारे में बताया, KVPY। उसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। KVPY में 11-12 दोनों में थर्मोडायनेमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम क्लियर करवाने में आपकी मदद करेगा। और मैं जिस लेवल पे पढ़ा रहा हूं ना, और उस लेवल की तो बात ही छोड़ दो, मजा आ जाएगा। चलो गाइस, तो आपने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन समझ लिया, आप जरा फैक्टर्स समझ लीजिए, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पी को वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। गाइस, मैं वैसे पिछले वीडियो में अगेन इसके बारे में एक हल्का फुल्का हिंट दे चुका हूं, एक बार मेरे प्यारे गुलगुलों को फिर से बता देता हूं। पहला फैक्टर इज द फिजिकल स्टेट। पहला फैक्टर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इज द फिजिकल स्टेट। प्यारे बच्चों, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट किस फिजिकल फॉर्म में बन रहा है। देखो ध्यान से देखना इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में हाइड्रोजन नाम की गैस हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है ताकि मुझे H2O मिल सके। लेट्स से यहां पर H2O मुझे गैस के फॉर्म में, या बुक्स में इसको G ना लिखते हुए इसको V लिखते, बिकॉज इट इज वेपर, वेपर के फॉर्म में। तो कोई बात नहीं, वेपर भी एक तरीके का गैस ही है, तो अब इसे गैस कंसीडर करेंगे। और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू -58 किलो कैलोरीज मान लो, ठीक है। फिर एक समय हाइड्रोजन नाम की गैस हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नाम की गैस के साथ, इट इज गैस, कंबाइन होती है टू फॉर्म H2O, लेकिन यहां पर वाटर कैसा बना? लिक्विड। लेकिन यहां पर डेल्टा H की वैल्यू -62.8 किलो कैल्स आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों केमिकल रिएक्शंस में फर्क क्या था? इन दोनों टाइप की केमिकल रिएक्शंस में फर्क क्या है? सर इसमें कोई फर्क नहीं है, बस फर्क है तो यहां पर आपका प्रोडक्ट जो है ये लिक्विड स्टेट में मिला है, और यहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो वेपर स्टेट में मिला है। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई फर्क है ही नहीं यहां पर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो लिक्विड स्टेट में होने की वजह से इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव हो गई, और गैस स्टेट में होने की वजह से जो एनर्जी है या इंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव हो गई। मतलब व्हेन देयर इज अ चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट, इंथैल्पी विल आल्सो चेंज। तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं दैट व्हेन फिजिकल स्टेट of the product is different, बट यहां पर ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट शुड बी सेम। पता चला प्रोडक्ट ही बदल दिया, प्रोडक्ट शुड बी सेम, प्रोडक्ट शुड बी सेम। सो व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट, हेंस चेंज इन इंथैल्पी विल ऑल्सो डिफर। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर लिक्विड की ज्यादा नेगेटिव क्यों, मतलब लिक्विड से ज्यादा इंथैल्पी क्यों रिलीज हुई एज कंपेयर टू गैस? सोचो क्या हो सकता है इसका पॉइंट। अरे देखो मेरी बात सुनो भाई, एक बात समझना, जब आपका पानी वेपर फॉर्म में होगा, यानी अभी गैशियस फॉर्म में है, अभी ये गैशियस फॉर्म में, और जब भी कोई चीज गैशियस फॉर्म में होती है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है।
भाई वेपर्स के अपन ने पढ़ा ना स्टेट्स ऑफ मैटर में काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। तो जब आप इस वेपर को कंडेंस करके आप यहां पर कंडेंसेशन कर रहे हो, क्यों? ताकि आपका वाटर काय में बदल जाए अब लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड के अंदर एनर्जी लो हो जाती है। लिक्विड के पार्टिकल्स इतना तेज तेज थोड़ी भागते हैं, तेज तेज थोड़ी भागते हैं। तो इसकी जो एनर्जी होगी और इसकी एनर्जी होगी उसमें फर्क होगा, और वेपर की एनर्जी लिक्विड की एनर्जी से ज्यादा। दैट मीन्स यहां पर कुछ एनर्जी यहां पर क्या करी गई होगी, यहां पर कुछ एनर्जी रिलीज करी गई होगी। कितनी? -4.8 किलो कैल। समझ रहे हो? मतलब जब आपका पानी लिक्विड फॉर्म में बनेगा तो उसकी इतनी एनर्जी तो पानी बनने की होगी, लेकिन लिक्विड की ज्यादा नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि वेपर फॉर्म के बाद आपका लिक्विड एक और टाइप की कंडीशन को फेस करा जिसका नाम है कंडेंसेशन। आपने जब पानी बनाया शुरुआत में, तो पानी बना कौन से फॉर्म में? वेपर फॉर्म में, और इतनी एनर्जी उसने रिलीज कर दी। लेकिन जब पानी वेपर से लिक्विड फॉर्म में गया तो उसने एक स्टेप यहां पर और फॉलो करी जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन करते वक्त जब पानी के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, यहां पर वो पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, जिस वजह से हाई एनर्जी से वो लो एनर्जी में आ जाते। तो भैया हाई से लो एनर्जी में जाएंगे तो कुछ एनर्जी बाहर रिलीज करेंगे, तो इतनी एनर्जी उसने और रिलीज करी होगी, इतनी एनर्जी और रिलीज करी होगी, तब वो लिक्विड फॉर्म में आया होगा वेपर से। इसीलिए आपको लिक्विड के मुकाबले वेपर की इंथैल्पी कम दिखेगी, या वेपर के मुकाबले लिक्विड की इंथैल्पी 4.4 से ज्यादा दिखेगी, ज्यादा नेगेटिव दिखेगी। क्योंकि लिक्विड बनने के लिए उसने क्या करा? कंडेंसेशन करा, और कंडेंसेशन करने के लिए और एनर्जी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि जब पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, उनकी जो फ्लो करने की ताकत होती है वो कम हो जाती है, तो उनको और एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। तो इतनी तो छोड़ी, मतलब जब कभी भी पानी बनाओगे वेपर फॉर्म में बनाओगे इतनी एनर्जी छूटेगी। लेकिन अगर इस वेपर को आपको कन्वर्ट करना लिक्विड फॉर्म में, तो वो इतनी एनर्जी और छोड़ेगा। तो अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन देख रहे हो जिसमें पानी बन रहा है लिक्विड फॉर्म में, मतलब वेपर बनते वक्त इतनी एनर्जी छोड़ी होगी और लिक्विड बनने के लिए इतनी एनर्जी और छोड़ी होगी। तो इन दोनों का जब आप सम कर दोगे तो -62.8 मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो ये आपका फिजिकल स्टेट का फैक्टर हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिटेल में चीज समझ में आती है तो भैया बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत ज्यादा फकर होगा आप पर। गंदा दिमाग, बहुत गंदा दिमाग, छिछोरे हो गए हो बिल्कुल मीम्स देख देख के, दिन भर मीम्स देख देख के छिछोरे हो गए हो। चलिए कोई बात नहीं। सेकेंड फैक्टर इज द एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म मुझे क्या हो रहा है यार, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अरे मुझे मेरे जादू की जरूरत पड़ेगी ना। इज द एलोट्रोपिक फॉर्म। देखो प्यारे बच्चों आराम से समझना, जैसे मान लो आपके पास में यहाँ पर कार्बन है, बट ये कार्बन कौन से फॉर्म में? डायमंड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? डायमंड फॉर्म में। जब इस कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाओगे, इसका जो डेल्टा H रहेगा दैट इज 64.3 किलो कैल। ठीक है, यानी अगर आप डायमंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे, बर्न करोगे, कंबस्ट करोगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस डेफिनेटली बनाएगा। लेकिन जो इंथैल्पी छोड़ेगा वो कितनी छोड़ेगा? -64.3, यानी एक्सोथर्मी की कंडीशन होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में है, चलो ग्रेफाइट छोड़ो, अपनी उसमें कौन सा लिया एग्जाम्पल में? एमोर्फस, ओके, यानी पाउडर्ड फॉर्म में, सड़ा हुआ कार्बन एमोर्फस फॉर्म में, तो ऑक्सीजन से कंबस्ट करके CO2 बना देगा। सर मत गाओ, कान के पर्दे फट जाएंगे। -67.6 किलो कैल। आप बोलोगे अरे तेरी ऐसी की तैसी,
यहां पर भी इंथैल्पी में आ गया फर्क, क्योंकि यहां पर दो ही कार्बन है, दोनों के दोनों दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन, लेकिन फर्क क्या है, एक है एमॉर्फस तो एक है डायमंड। तो अगर एक ही एलिमेंट यूज कर रहे हो कार्बन, लेकिन इंथैल्पी अलग अलग हो रही है रिएक्शन की, मतलब समझ जाओ दो अलग अलग एलोट्रॉप्स हो सकते हैं, क्योंकि भैया ऑक्सीजन तो सेम है, CO2 सब कुछ सेम है फर्क है। सर अब मुझे ये भी बता दो ना सर, डायमंड से एमॉर्फस क्यों? तो प्यारे बच्चों एक बात समझना, जब आप कार्बन नाम के डायमंड को कार्बन नाम के एमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट करो, बेटा एमॉर्फस मतलब आटा, आटे जैसा जो पाउडर होता है ना, या जो टेल्कम पाउडर आप लोग छिड़कते हो, वो पाउडर एमॉर्फस कहलाता है, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, इसका कोई फिजिकल प्रॉपर शेप नहीं होता। भाई पाउडर का क्या शेप है, फूंक मारो उड़ गया, तो जो कोई फिजिकल शेप नहीं होता उसको एमॉर्फस बोलते हैं। तो जब आप डायमंड को क्रश करके या हीट करके या जो XYZ प्रोसेस लगाकर उसको अगर उसके एमॉर्फस फॉर्म में ले आओगे, तो यहां पर आपको काम करना पड़ेगा, यहां पर आपको इस खतरनाक कार्बन पर काम करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि इसके लिए डेल्टा H हमेशा प्लस 3.3 किलो कैल लिखी होती है, यानी आपको इस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, समझ गए? इसीलिए इन दोनों की इंथैल्पी में 3.3 किलो कैल का फर्क आता है। और इस इंथैल्पी को, मतलब जब आप एक एलोट्रॉप को दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट कर रहे हो, इसको बोला जाता है हीट ऑफ ट्रांजिशन। क्या बोला जाता है? हीट ऑफ ट्रांजिशन। हीट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब होता है जब आप एक एलोट्रॉप को, व्हेन एलोट्रॉप ऑफ एन एलिमेंट, व्हेन एलोट्रॉप ऑफ एन एलिमेंट इज कन्वर्टेड into its another form, ठीक है, उसे बोलता है हीट ऑफ ट्रांजिशन। इज दैट क्लियर टू यू प्यारे प्यारे गुलगुलो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इज दैट क्लियर टू यू? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छे से क्लियर है? मतलब डायमंड को ऑक्सीजन के साथ हीट करके CO2 बनाओगे, इसका मतलब यह है कि पहले आपका कार्बन एमॉर्फस फॉर्म में गया और एमॉर्फस फॉर्म में जाने के बाद ऑक्सीजन से कन्वर्ट करके CO2 बनाया। मतलब डायमंड डायरेक्ट CO2 नहीं बना सकता, पहले डायमंड जाएगा अपने एमॉर्फस फॉर्म में, इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा एनवायरनमेंट से, और फिर ये एमॉर्फस कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगा और इतनी एनर्जी छोड़ेगा। लेकिन इतनी एनर्जी छोड़ेगा कब? जब एमॉर्फस इसमें कंप्लीट कन्वर्ट होगा। लेकिन इसका हिसाब कौन रखेगा? जो इसने एनवायरनमेंट से खींचा, तो 67.6 में से इतना हटा देंगे तो फिर इतना बचेगा। तो डायमंड के लिए इतना, और अगर सिर्फ एमॉर्फस यूज कर रहे हो तो उसके लिए इतना, क्योंकि एमॉर्फस को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से इंथैल्पीज के साथ में जरा से में फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो आप लोगों को बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना। तो ये आपका सेकंड फैक्टर हो गया, दैट इज योर एलोट्रॉपिक फॉर्म। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लगता है हमें दो चीजें समझ में आ चुकी है, अब हम लोग तीसरी चीज की तरफ बढ़ेंगे। सर ये आप किसकी आवाज निकालते हो? तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप मुझे जल्दी होमवर्क करके बताएंगे कि सर आप किसकी आवाज निकाल रहे हैं। तीसरा इज योर टेम्परेचर। टेम्परेचर नाउ गाइस, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप हमेशा देखना थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन रखा जाता है, विच इज योर स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। इट इज योर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्योंकि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो वहां पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से इंथैल्पी भी फ्लक्चुएट करेगी। इसलिए हमेशा आपको टेम्परेचर ये मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि टेम्परेचर बदला तो इंथैल्पीज भी बदल जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। देन अगला फैक्टर, आप कांस्टेंट वॉल्यूम में कर रहे हो या कांस्टेंट प्रेशर में कर रहे हो। यार आप लोग ये बात सब बहुत अच्छे से जानते हो
कि जब कभी भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, तो जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हो तो उसकी हीट कैपेसिटी कैसे लिखी जाती है? CV से। हीट कैपेसिटी कैसे लिखी जाती है? CV से, है ना, du/dt। और जब आप Cp से करते हो तो dH/dt। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से कर रहे हो, किस तरीके से आप इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो। उसके अलावा हम लोग एक बात और जानते हैं कि जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हो तो वर्क डन 0 हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। और जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर करते हो, या अगर आप वैक्यूम में कर रहे हो, या आप रिवर्सिबल प्रोसेस में कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा फर्क आता है। अच्छा, मैं आपको टेम्परेचर का ही बता दूं। जैसे मान लो आप हीट निकाल रहे हो, Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, क्योंकि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q/ΔT। तो अगर आपको इंथैल्पी निकालनी है तो हीट कैपेसिटी से डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर आप जितना टेम्परेचर चेंज करोगे उतनी हीट चेंज हो जाएगी ना। तो हमेशा ध्यान रखना, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करते हैं। एंड पांचवा पॉइंट इज द क्वांटिटी। अगर आपको याद हो तो इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों से कहा था कि क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोइशियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर H2 की रिएक्शन हाफ O2 के साथ कर रहे हो ताकि आपको H2O नाम का वेपर मिले, चलो, तो इसका जो डेल्टा H हो जाएगा दैट इज -58 किलो कैल। चलो इमेजिन करते हैं। लेकिन अगर, तो यहां पर क्या होगा? ये 2 ग्राम, ये 16 ग्राम, ये 18 ग्राम। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहां पर इसकी क्वांटिटी दुगनी कर दी, इसको 2H2 कर दिया, इसको O2 कर दिया, इसको 2H2O कर दिया, तो ये 4 ग्राम हो जाएगा, ये 32 ग्राम हो जाएगा, तो ये 36 ग्राम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका इंथैल्पी भी -58 किलो कैल अब नहीं रहेगा। अब आपको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हर चीज यहां पर क्या कर दी है? डबल। 21 दिन में पैसा डबल, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। यानी 116 किलो कैल हो जाएगी इसकी। तो क्या क्वांटिटी ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। और हमारा सरकारी अस्पताल में लगी हुई बेंच, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? और मेरा चूस आम की सड़ी हुई गठली, तो मेरा बच्चों को क्या परेशान करेगा? बच्चे तुझे उधेड़ के रख देंगे। बोलो मेरा प्यारा बच्चा, इसको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलेगा। इस तो यहां पर मैंने आपके साथ में इंट्रोडक्शन करवा दिया है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अब हम लोग एनसीईआरटी के जितनी भी इंथैल्पीज दे रखी सबकी बात करेंगे। आज मैंने इंट्रोडक्शन इसका अच्छे तरीके से करा दिया। अब आप इसको एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस। आई थिंक ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं तो बहुत बढ़िया, अगली क्लास का वेट करो, फोड़ के रख देंगे हम इस टॉपिक को। अब थर्मोडायनेमिक्स बहुत लल्लू, बहुत चप्पू, बहुत ईजी हो गया। ठीक है, चलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ रियली ग्रेट डे।